अस्थाना इंडस्ट्रीज मुंबई के काफ़ी चहल पहल वाले इलाके में बनाया शानदार ऑफिस था वह, जो शहर के उस कोने का एड्रेस ही बन चुका था। 5 मंजिला इमारत में बना था उसका ऑफिस। शहर की जानी मानी हस्तियों में उसका नाम शामिल था। उसे बेस्ट बिजनेस टाइकून के खिताब से भी नवाजा गया था। आज बड़ी बड़ी कंपनियां उससे जुड़ना चाहती थीं, पर वो खुद से किसी में दिलचस्पी नहीं लेता था। उसे गुरूर कह लो या आत्मविश्वास कि लोग उससे जुड़ने के लिए लोग खुद उसकी तलाशी कर लेंगे। उसके पास दिल था ही नहीं, वो बस दिमागी फैसलों पर ही चलता था और अपनी मर्जी के अनुसार ही लोगों से डील फाइनल करता। अपने जिद्दी मन का इकलौता मालिक था वह। उसका पूरे बिजनेस रिकॉर्ड में हार्टलेस नाम का टैग दिया हुआ था। वो सख्त मिजाजी और बेहद जिद्दी किस्म का इंसान था। उसके सही गलत फैसले कई बार उसके बिजनेस में भारी भी पड़ते, पर वो जज्बातों से वाकिफ ही नहीं था। इतने सालों से कमाया नाम और पैसा वो अपने तेज दिमाग के बलबूते ही कर पाया था, और अब उससे लोगों से फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी क्या इमेज बनाई गई है, उसे कौन सा नया नाम दिया गया। वो बस अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता था, नाम और पैसा हासिल करना चाहता था, ताकि हर कोई उसके आगे झुकने को मजबूर हो जाए। आज उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन होने वाला था। वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। उसके साथ कोई रहे ना रहे, उसका गुस्सा और ईगो उसका साथ कहने पर भी नहीं छोड़ते थे। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? वो लैपटॉप से नज़र हटाकर बोला। सर, वो ट्रैफिक ड्राइवर उसके सख्त रवैये से सहमा सा ही रहता था। अद्वैत अस्थाना के रास्ते रोकने वाले कोई इंसान नहीं इस दुनिया में। फिर इन सड़कों की कहाँ औकात। उसने गुस्से में आकर टैब उठाया और कहीं फ़ोन घुमा दिया। यू हैव 2 मिनट्स ओनली कहकर उसने टैब पटक दिया। उसके फ़ोन रखने के मिनट भर में ही आगे का सारा जाम क्लियर किया जा चुका था और ट्रैफिक पुलिस वाले उसे देखकर गर्दन झुकाए सामने खड़े थे। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता उसके पहले ही अद्वैत ने आदेश दिया, स्टॉप द कार। इशारे भर में ही विंडो मिरर नीचे हो चुका था। आम लोगों को ट्रैफिक में उलझाना आपका रोज का काम है ना? वो तल्ख लहजे में बोला। सर, वो उनकी गलती थी जिस पर उन्होंने सफाई के लिए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके सामने कौन बोल पाया है। शट अप। अद्वैत अस्थाना कोई आम इंसान नहीं है। आगे से याद रहेगी आपको ये बात, उसने कहा और चश्मा चढ़ा लिया। उसका वजूद सामने वाले के दिलो दिमाग पर उसकी अमिट छाप छोड़ने में पूरी तरह सक्षम था। उसका ऑफिस आने पर उसके लिए किसी ने कार का दरवाज़ा खोला। वो अपने फॉर्मल सूट के बटन बंद कर चश्मा ठीक करता हुआ आगे बढ़ गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। उसके अंदर दाखिल होते ही सब अपनी जगह खड़े हो गए। वो अपनी कच्ची आंखों से सब देख रहा था। अद्वैत अस्थाना, इस अंपायर का बॉस, दिखने में शानदार पर्सनालिटी, सामान्य से भी ज़्यादा कद, गठीला बदन, सांवली मगर गजब की रंगत, उम्र लगभग 33 साल, मगर चेहरे पर गजब का आकर्षण कि उसे देखने वाला अपनी नज़र हटाना भूल जाए। शानदार सेट किए गए बाल, उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी उसे अलग ही रौब देती थी। डार्क ग्रे सेट का फॉर्मल 3 पीस सूट पहने वो बिजनेस टाइकून के ओहदे के साथ पूरी तरह न्याय कर रहा था। उसने अपने राइट हैंड में पहनी महंगी घड़ी पर नज़र डाली तो सब सहम गए। आज कोई खास मीटिंग होने वाली थी और अब तक सारा स्टाफ मौजूद नहीं हो पाया था। उसे अपने स्टाफ को पंक्चुअलिटी सिखाने का बस एक ही तरीका मालूम था कि उन्हें उनके प्रोजेक्ट से निकाल देना या उन्हें वो काम सौंप देना जो वे नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। वो सनकी होने के साथ सख्त था, पर उसके ऐसे ऊट-पटांग तरीके कारगर साबित होते थे। इससे बचने के लिए अगले दिन ही वो सब जल्दी आने लग जाते और अपने काम और नौकरी को लेकर सतर्क होने लगते। उसका मानना था कि किसी के बगैर कुछ रुकता नहीं। लोग बेकार में ही खुद को इतना तवज्जो देते हैं। तभी उसने आज तक किसी को इतनी अहमियत नहीं दी, ना ही आगे देगा। उसने हवा में नज़रें घुमाते हुए हाल का जायज़ा लिया और जाते हुए बोला, नए प्रोजेक्ट्स वाले लोगों के लिए जिनके नाम चुने गए, वो सब प्रेजेंटेशन रूम में मौजूद चाहिए मुझे। उसके कहने के साथ ही
सभी यस सर कहकर अपने काम में लग गए। वो अपने केबिन में चला गया, जहाँ एक लड़का उसके आने का इंतजार कर रहा था। फौरन कुर्सी से खड़ा हुआ। रितेश, उसके सामने उसका लहजा बदल जाता था। सर, वो मिस स्नेहा ने छुट्टी की अर्जी। उसकी बात खत्म होने के पहले ही वो फाइल्स चेक करते हुए बोला, उसे अब तक की पेमेंट करके पूरी छुट्टी भरी भेज दो। कोई काम धाम तो करना नहीं, बस छुट्टियां चाहिए इन मैडम को। यही वजह है मुझे सख्त नापसंद है ये लड़कियां। आइंदा से कोई लड़की नहीं आनी चाहिए मेरे ऑफिस में, और जो बची हैं उन्हें भी अपनी हदें दिखाते रहना। वो औरतों के जिक्र भर से ही गुस्से में आ जाता था। इतने में उसका फ़ोन बजा। यू में लीव, उसने कहा और फ़ोन पर बात करने लगा। कांच के बने पारदर्शी केबिन में से उसे निहारती हुई बाहर बैठी लड़कियां आहें भरी जा रही थीं। हर कोई मर मिटता था उसके रफ एंड टफ लुक पर। कुछ तो ऑफिस में ही उसी की वजह से थी कि बस एक बार उसका दीदार कर सकें। वो सब उसकी अटेंशन के लिए मरी जाती, मगर वो पत्थर दिल बना रहता और किसी को नज़र भर भी नहीं देखता। वहाँ ताड़ने के बजाय कोई काम भी कर लीजिए आप सब। वो बंदा जो अद्वैत के ऑफिस से निकला था, वो उन सबको देखकर बोला। रितेश काफ़ी पुराना और भरोसेमंद बंदा था अद्वैत का। वो ऑफिस के शुरुआती दौर से उसके साथ था। हमेशा अद्वैत के साथ पूरी ईमानदारी दिखाता था। पूरे ऑफिस में वो किसी पर भरोसा कर सकता था तो बस रितेश ही था। वो डायरेक्टर और मैनेजर की पोस्ट पर था। एम्प्लॉयज़ को काम बताना, मीटिंग फिक्स करना, नए लोगों को मौका देना, यह सब काम वही करता था और अद्वैत भी उसके काम से संतुष्ट था। तभी वो उसका पर्सनल असिस्टेंट था। वो परेशान सा अपनी डेस्क पर जा बैठा। आज क्या नया हुआ? क्या बम फोड़ा उस अकड़ू बॉस ने? पीछे से एक एम्प्लॉय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो रितेश ने नाराजगी जाहिर करते हुए आंखें दिखाईं। मिस्टर समीर, सॉरी, मतलब सर ने। वो संभला। अब उनकी असिस्टेंट के लिए अब फिर से इंटरव्यू लेना होगा। उसकी आवाज़ में थकावट थी। क्यों? वो स्नेहा? वो असमंजस में था। उसे निकाल दिया, उसने नॉर्मली कहा, जैसे अद्वैत का किसी को जॉब से निकाल देना सामान्य बात थी। क्या? पर क्यों? सर को अनप्रोफेशनल बिहेवियर बर्दाश्त नहीं। जानता है ना, मिस स्नेहा ने लास्ट मंथ भी कितनी लीव ली थी। अब मैंने कोई बहाना बनाकर उसे बचा लिया था, पर इस बार नहीं। तो अब जब शुरू से शुरू करना होगा, इंटरव्यू लेता हूँ मैं। 5-6 तो वेटिंग लिस्ट में भी आ चुकी हैं। वो फाइल्स लेकर बैठा। क्या बात है? पर एक बात तो सुन। वो चला गया था। इतने में समीर के दिमाग में एक नाम आया। अद्विका। उसे ज़रूरत थी ना जॉब की। उससे बात करता हूँ, शायद उसकी भी मदद हो जाए और देश का काम भी आसान हो जाए। सोचकर वो फ़ोन घुमाने लगा। दूसरी तरफ चिल्ड्रंस डांस एकेडमी, मरीन ड्राइव, म्यूजिक की धुन बजी जा रही थी। सारे बच्चे मस्ती में कूद रहे थे। उनके बीच एक हसीन सी लड़की सफ़ेद प्लाजो और नीले रंग के सूट में अपनी ही लय में नाच रही थी। उसकी ढीली सी गुथी हुई चोटी हवा में झूल रही थी और चेहरे पर काफ़ी लटें बिखरी थीं। वो जैसे जैसे घूमती, उसके चेहरे पर बाहर की रोशनी पड़ने से वो और खूबसूरत लगती। यस, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3। अचानक स्पीकर पर गाने की जगह उसके मोबाइल की रिंग जोरों से बजने लगी। अद्विका दीदी, आपके बॉयफ्रेंड का फ़ोन होगा। वो शरारती बच्चे बोले तो अद्विका बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी और उसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। बदमाशों, तुम प्रैक्टिस करो, मैं आती हूँ, कहकर वो चली गई। हाँ बोलो सैंडी, वो फ़ोन उठाते ही मस्त मौला अंदाज में बोली। समीर बोला कर यार, वो शिकायती लहजे में बोला। हाँ वही, उसने बेपरवाही से पानी पीते हुए कहा। अस्थाना इंडस्ट्रीज में जॉब करेगी, उसने तपाक से कह दिया तो उसके मुंह में भरा पानी ही गिर गया और वो बुरी तरह से खांसने लगी। क्या? अस्थाना इंडस्ट्रीज? यही बोला तूने? वो बेयकीनी से बोली। हाँ। ओह ओह ओह, इतनी बड़ी कंपनी में? मतलब, हाँ, मुझ में क्या कमी है? बट मैं कैसे अचानक? तेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुझे मिल तो जानी चाहिए जॉब। यहाँ नीड भी है अभी। बाकी तू ऑफिस आ जा बात करने के लिए।
कब आना है इंटरव्यू के लिए? वो खुशी से उछल पड़ी थी। सब्र करो, मैं रितेश से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ, कहकर उसने फ़ोन रखा। हे भोलेनाथ! अस्थाना इंडस्ट्रीज! वो सुनकर पागल हो चुकी थी। वो एक मिडिल क्लास लड़की थी। उसे कई दिनों से नौकरी की तलाश थी, पर आज अचानक उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके लिए इतने नामी ऑफिस के लिए जॉब का ऑफर आ सकता था। समीर अद्विका कॉलेज में दोस्त रह चुके थे, मगर समीर कुछ सालों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चला गया था। उसकी मुलाकात इन्हीं दिनों में अद्विका से वापस हुई थी। वो शुरू से उसे पसंद करता था, पर पढ़ाई छूट जाने की वजह से उनके रास्ते अलग हो गए थे। मगर अब समीर अद्विका को ऑफिस ले आना चाहता था, जिससे उसकी दोस्ती भी गहरी हो सके और वो उसके साथ फिर से वक्त बिताने लगे। वहीं अद्विका अनजान थी इन सब से। उसे समीर में अच्छा दोस्त नजर आया था, जो उसकी मदद कर सकता था। समीर ने रितेश से बात करने का सोचा और उसके पास पहुंच गया। रितेश सर, आपसे कुछ बात करनी थी। समीर अद्वैत के सामने उससे इज्जत से बात करता था। नहीं तो रितेश सबके साथ फ्रेंडली ही रहता था। हाँ, मेरे केबिन में चलते हैं, रितेश ने समीर की असहजता देखकर कहा और चला गया। मेरी एक फ्रेंड है अद्विका, वो उसे बुला सकते हैं क्या यहाँ? तुम्हारी कौन सी फ्रेंड? है कोई पुरानी कॉलेज टाइम की जो यहाँ वापस मिल गई। एक्सपीरियंस कितना है और क्वालिफिकेशन? वो पहले जॉब करती थी एक कंपनी में, फिर उसने लीव कर दी। अभी वो फ्री है, आप चाहो तो यहाँ टिक पाएगी? वो मन में सोचने लगा। उसके आने पर क्या बाकी यहाँ टिक पाएंगे? समीर, उसे खामोश देखकर वो बोला, ये उसका नंबर है, आप ही बुलाकर आगे की बात कर लीजिए। वो अपना काम खत्म करके चला गया। रितेश ने भी उसका इंटरव्यू लेने का डिसाइड करते हुए कार्ड ले लिया और कुछ सोचकर उसका नाम भी वेटिंग लिस्ट की लास्ट तक रख दिया था, जिस वजह से उसका नंबर आज शाम तक ही आ पाता। उसी शाम उसे देर हो रही थी। उसका इंटरव्यू था आज, जिसमें वो आधा घंटा लेट थी। ये समीर कहाँ मर गया? वो फ़ोन मिलाते हुए चल रही थी कि सामने ही अस्थाना एंड ग्रुप्स के होर्डिंग से जा टकराई। ऑफिस के एंट्री गेट पर अद्वैत के बड़े बड़े होर्डिंग्स थे, जिनमें वो बिजनेस टाइकून के साथ साथ फिल्मी हीरो सा लग रहा था। अद्विका तो उसे देखकर उसमें खो ही गई थी। वैसे उसने कई दफ़ा मैगजीन और न्यूज़पेपर में उसे देखा था, पर आज वो उसी के ऑफिस में खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हाँ, ये जॉब उसके करियर को और लाइफ स्टाइल को नई ऊंचाइयां देगी। पर इससे आगे उसका दिल ये सोचकर धड़क उठा था कि वो उस इंसान के साथ काम करेगी जिसके साथ काम करना ख्वाब है, जो खुद ख्वाबसा है, खूबसूरत ख्वाब। वहीं एंट्री गेट पर अद्वैत रितेश के साथ किसी फाइल को डिस्कस करते आ रहा था। वो जल्दबाजी में था, इसलिए अद्विका को देख न सका और उसके करीब से निकल गया। आगे चलकर उसके इशारे पर एंट्री गेट खुला और सिक्योरिटी ने उसे देखकर जल्दी से उसके होर्डिंग सही जगह रख दिए। मैडम, जाप जाएगी मेरी। साहब की किसी चीज़ को छूने की किसी में हिम्मत नहीं यहाँ, और आप आते ही ये सब। वो घबराया सा सब सेट करने में लग गया। गार्ड भैया, वो भी तो इंसान ही होंगे, इतना क्यों खौफ खाते हो? वो अपने अंदाज में बोली। मैडम, नए आए हो क्या ऑफिस में? साहब और इंसान दोनों शब्दों की आपस में नहीं बनती, कहकर वो चला गया तो अद्विका भी पीछे पीछे अंदर आ गई। ऐसी क्या चीज़ है मिस्टर अद्वैत अस्थाना? हाँ, सुना तो बहुत कुछ है, पर चलो आज चलकर ही देखते हैं, कहकर वो अंदर दाखिल हो गई। पूरी बिल्डिंग कांच की बनी हुई थी और वहाँ की लाइट्स फिसलते फर्श पर भी आसानी से देखी जा सकती थी। कितने शानदार तरीके से बनाया गया था यह एम्पायर कि देखने वाले की नज़रें थक जाएं पर उसकी भव्यता न देख पाए। घुमावदार टेबल वाले खूब सारे केबिन के साथ वो बड़े से हॉल में खड़ी थी, जहाँ से ठीक सीधे चलने पर अद्वैत का केबिन पड़ता था। उसने सबको अपने नज़रों में रखने के लिए ऐसे डिजाइन करवाया था। समीर ने उसे देख लिया था और उसके पास चला गया। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मतलब मतलब यहाँ सर की परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। उन्हीं के पीछे चलती आई हूँ। मिस्टर रितेश को ढूंढ रही हूँ। उन्होंने ही बात की थी मुझसे यहाँ आने के लिए। हाँ चलो,
वो उसे लेकर रितेश के केबिन की तरफ बढ़ गया। रितेश अद्वैत से बात करने के बाद अपने केबिन में आया था। अद्विका उसे पहले से मौजूद दिखाई दी। वो समीर को बाहर भेजकर उससे सवाल जवाब पूछने लगा। उसने उसे गौर से देखा था। वो स्मार्ट थी और कॉन्फिडेंट थी। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही इंटेलिजेंट। उसे देखकर रितेश को तसल्ली हुई कि वो उसकी मुश्किल का हल निकाल देगी। उसने उसे फाइनल कर दिया था और कल से आने का कह दिया। अद्विका भी अपनी खुशी छुपाते हुए बाहर निकल गई थी। उसके जाने के ठीक बाद अद्वैत केबिन से बाहर आया था। उसे एक मीटिंग के लिए निकलना था। तभी रितेश अद्विका के बारे में बताना चाहता था, पर वो जल्दी में था जिस वजह से बिना सुने ही निकल गया। आज तो सुबह की शुरुआत ही झमाझम बारिश से हुई थी, और वो भी कोई साधारण नहीं। मुंबई की बारिश जो शुरू होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेती। अद्विका अपने काम के पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए ट्रैफिक का सोचकर वह वक्त से पहले ही निकल गई और जल्दी जल्दी में छतरी भी भूल गई। उसने जैसे तैसे कैब पकड़ी और ऑफिस के लिए निकल गई। उसने जॉब के बारे में अपनी रूममेट्स सजना और सुहाना को भी नहीं बताया था, क्योंकि वो दोनों कल रात से ही किसी बर्थडे इवेंट की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। वो फिर भी लेट पहुंची थी और कैब वाले से पैसे कम करवाने के चक्कर में काफ़ी देर बारिश में खड़ी रही। नतीजन वो पूरी भीग चुकी थी। वो खुद पर बिना गौर करे ही लिफ्ट से जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच गई और रितेश को ढूंढने लगी। उसे उससे अपना काम जानना था। उसने कदम रखते ही देखा, आज बाहर का हॉल काफ़ी खाली सा लग रहा था। वो रितेश को खोजते हुए एक रूम की तरफ बढ़ी। कहाँ हो मिस्टर रितेश? वो मीटिंग रूम में जैसे ही दाखिल हुई वहीं खड़ी रह गई। अंदर मीटिंग चल रही थी। लगभग 15 लोग वहाँ मौजूद थे और एक शख्स उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। वो उसे नहीं देख पाई थी। तुका के कपड़े से झड़ता हुआ पानी फर्श को भिगा रहा था। उसने ब्लू जीन्स पर सफ़ेद रंग की शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी, जो भीगने की वजह से उसके बदन से चिपक चुकी थी। उसके गीले बाल उसे और हसीन बना रहे थे। बिना मेकअप के धुला सा चेहरा लाइटिंग में भी साफ चमक रहा था। प्रेजेंटेशन रूम में मौजूद हर एक शख्स की नज़र उसी पर थी। इस बार अद्वैत ने उसे नज़रअंदाज करते हुए भी देखा था। फिर जाने किसने धीमी आवाज़ में उस पर कमेंट पास किया, जो अद्वैत के तेज कानों तक जा पहुंचा। ओह, मज़ा तो अब आएगा ऑफिस में। कौन बोला? अद्वैत ने धीरे से पूछा था, जिस पर खामोशी छा गई थी। आई सेड, कौन बोला? अब वो तेज आवाज़ में गरजा तो एक एम्प्लॉय की घिघी बन गई। वो अपने आप खड़ा हो गया। कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यू मे लीव नाउ। अद्वैत के कहने के साथ ही सबकी हैरत भरी नजरें उस पर उठीं। सर प्लीज़ सर, सॉरी, आल्सो सॉरी मिस। वो अद्विका के सामने भी गिड़गिड़ाने लगा था। अद्वैत सख्त जरूर था। लड़कियां फूटी आंख नहीं सुहाती थी उसे, पर जाने उसके दिल में कौन से कोने में अभी एक औरत की इज्जत का ख्याल भी था उसे, जिसकी वजह यह बिल्कुल नहीं थी कि उसके दिल में कोई नरम कोना बचा रहा होगा। नहीं, बल्कि वो अपने ऑफिस में ऐसी हरकतें कभी बर्दाश्त नहीं करता था। उसे नफरत थी इन सब चीज़ों से। काम के वक्त में वो ऐसी हरकतें कभी नहीं चाहता था। वो ऐसे एम्प्लॉय को भी साथ नहीं रखता जिससे उसके ऑफिस की रेपुटेशन पर सवाल उठे, जिसके लिए जल्दीबाजी में भले ही वो कोई भी कदम उठा लेता था, उसके लिए उसकी रेपुटेशन पहले नंबर पर थी। मीटिंग इज ओवर कहकर वो दनदनाता हुआ बाहर निकलने लगा। उसके पहले ही रितेश को बोला, कम इन माई केबिन राइट नाउ। सर कहकर वो उसके पीछे हो लिया। यार क्या बवाल हो तुम, मतलब कदम रखा नहीं कि अफरा तफरी मचा दी। जॉब चली गई यार उसकी। समीर उसके पास आकर बोला। अरे मैंने क्या किया? उल्टा उसने ही ऐसी चीप बात बोली। मैं तो अक्षी। अदका बारिश में भीगी काफ़ी देर से खड़ी थी। फिर एसी के संपर्क में आने से उसे अब सर्दी लगने लगी थी। मिस अदका फॉलो मी। रितेश ने भागते हुए ही उसे बुलाया तो वह जड़बत हो गई। मेरी नौकरी लगने से पहले ही गई क्या? वो उसके पीछे भागी और समीर ने अपना सिर पकड़ लिया। रितेश उसे केबिन तक ले आया था। वो पीछे छींकती हुई ही अंदर आई। अद्वैत को वो पहली नज़र में ही खटक गई थी। ऊपर से उसकी ये हरकत उसे बिल्कुल नागवार गुजरी। रितेश रितेश ने अद्विका को ऐसे देखा
तो वह कुछ लेने के लिए जल्दी से बाहर निकल गया। उसने अजीब नज़र से देखकर कहा, सर। अदुका के कुछ कहने से पहले ही अद्वैत ने हाथ के इशारे से उसे रोका। हो कौन तुम? क्या कर रही हो यहाँ पर? उसने ये कहते हुए उसे बिल्कुल नहीं देखा था। कमाल है, अपनी सेक्रेटरी से कोई ऐसे बात करता है भला? अदुका अपने अंदाज में बोली। कैसी सेक्रेटरी? तुम जैसी को मेरे ऑफिस में सिक्योरिटी की भी जॉब पर ना रखूं मैं। वो भी तुमसे ज़्यादा मैनर्स वाले हैं यहाँ पर। अपनी हरकतें देखी तुमने? सेक्रेटरी। अद्वैत कड़वे लहजे में लगभग उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, जो अदिका को अंदर तक सुलगा गया। उसे काम की जरूरत थी, पर इस तरह हरगिज नहीं। अद्वैत जितना नामी था उतना ही मगरूर। वो उसकी समझ से परे था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके दो चेहरों वाली पर्सनालिटी पर। जहां अभी कुछ देर पहले तो उस पर कमेंट करने वाले को उसने नौकरी से निकाल कर ये परिचय दिया कि उसे अपने फीमेल एम्प्लॉय की सेफ्टी की कितनी पड़ी है, और दूसरे ही पल उसके लिए ऐसे शब्द। वो भी गुस्से से तमतमाई तेज आवाज में बोली, इनम मिस्टर अस्थाना, समझते क्या हैं आप खुद को? जो मन में आया कह देंगे। आपको क्या लगता है सब कुछ आपके हिसाब से चलता है? अपने आप को इकलौते समझते हो? वो तेज आवाज में बोली थी। अद्वैत जबड़े कसे उसे जलती निगाहों से देख रहा था। अद्वैत नाम है ना आपका? तो मैं भी अद्विका हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं, आपको भी कोई नहीं मिलेगा, अद्विका ने तेवर में आते हुए कहा। तो अद्वैत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उससे आज तक किसी ने भी इस लहजे में बात करने की गलती नहीं की थी। उसने गुस्से में आकर टेबल पर हाथ मारा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, सिक्योरिटी, हु द हेल इज दिस गर्ल? बाहर करो इसे राइट नाउ। तब तक रितेश आ चुका था। सॉरी सर। अद्वैत की गुस्से से भरी शक्ल देखकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। सर, ये तो। उसके कुछ कहने से पहले ही अद्वैत का उंगली पॉइंट करते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, ये सिक्योरिटी की धमकी किसे दे रहे हैं आप? इंटरव्यू लेकर बकाया रखा गया है यहाँ मुझे, और साल भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है आप ही के असिस्टेंट ने। अद्वैत ने रितेश की तरफ रुख किया। अपनी कंपनी के बहुत बड़े बड़े आर्टिकल छपवाते हो ना, उसमें अपने इतने नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर का जिक्र तो कहीं नहीं किया कि कैसे एम्प्लॉय को हायर करते हो फिर उनकी इंसल्ट करते हो। अद्विका ने उसके काम पर तंज कसा, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रितेश को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि इसे किसको पूछ कर रखा। रितेश ने सिर झुका लिया तो अद्वैत ने दोगुने रोब में आकर कहा, तुम नहीं चाहिए हो मुझे। अद्वैत ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा तो वह नफरत से और भर उठी थी। रहना भी कौन चाहेगा इतनी इंसल्ट के बाद यहाँ? जितनी रेपुटेशन बाहर से दिखती है या दिखाई जाती है आपके बारे में, असल मायने में उतने ही खोखले, बदतमीज और पत्थर दिल इंसान हो आप। कहते हुए उसकी आंखें डबडबा गई थीं, पर वो उसके सामने नहीं रोना चाहती थी। गुड बाय। वो जाने लगी, पर उसके पहले रितेश के हाथों में पकड़े टॉवल से अपने गीले बाल झटके और टॉवल हवा में उड़ाती हुई निकल गई। पीछे वो टॉवल सीधे अद्वैत के मुंह पर जा गिरी थी, जिसमें अद्विका की खुशबू थी। मगर अद्वैत को यह सब कतई बर्दाश्त नहीं था। उसने मुंह बनाते हुए बेशुमार गुस्से में उसे हटाया और पास ही पड़े डस्टबिन में डालते हुए बोला, दैट्स वाई आई जस्ट हेट लेडीज। वहीं दूसरी तरफ अद्विका ऑफिस से निकल गई थी और टकराने की वजह से एंट्री गेट पर लगाए अद्वैत के होर्डिंग्स वापस गिर चुके थे। इस बार वो गुस्से में हंसी और बोली, मिस्टर अद्वैत अस्थाना, अपने घमंड में डूबे बहुत उड़ते हो ना। तुम्हें जमीन पर ना ला दिया तो मेरा नाम अद्विका खन्ना नहीं है। अद्विका वहाँ अद्वैत के सामने मजबूत रहकर सब बोल तो आई थी, पर अब घर लौटते ही कमजोर होकर रोए जा रही थी। उसे खुद पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो क्यों नहीं समझी कि ये बड़ी हस्तियां सिर्फ मजाक उड़ाना जानती हैं। इन्हें जज्बात, एहसास जैसे भारी शब्दों के मायने भी नहीं मालूम। काश वो वहाँ गई ही नहीं होती। किस कदर इंसल्ट की थी उसकी उस घमंडी इंसान ने। कैसी सेक्रेटरी? औकात नहीं है तुम्हारी यहाँ खड़े होने की। उसके जहरीले शब्द अब भी गूंज रहे थे। उसे सोच कर ही अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को कोसने लगी। वो ही पागल थी जो एक ऑफर में ही चली गई। वो गुस्से में अपने कमरे का सामान इधर उधर फैलाने लगी थी। क्या हुआ? तभी बाहर से सजना और सुहाना आए तो कमरे का हाल देखकर ही जान गए
कि अद्विका गुस्से में थी, क्योंकि वो अक्सर गुस्से में कमरे को कुश्ती का मैदान समझकर उथल-पुथल कर दिया करती थी। कुछ नहीं, उसने बेरुखी से कहा और फिर सब समेटने लगी। तू तो इंटरव्यू के लिए गई थी ना फिर? संजना ने पूछा। नाम मत ले उसका तो, वो गुस्से में बोली। पर क्या नाम बताया था उस कंपनी का? अस्थाना इंडस्ट्रीज। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बोली। वहाँ का बॉस इंसान नहीं है, पत्थर की मूरत है, सुहाना बोली। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, और लड़कियों को तो उसके बोलने से पहले ही अद्विका बोली। मैं पहली थी क्या? और भी तो काम करती होंगी ना वहाँ। वो सारी पुरानी और एक्सपीरियंस हैं। और सबसे बड़ी बात, बौद्धत अस्थाना ने फाइनल की थी। खुद उनका इंटरव्यू लेकर वो मोबाइल खोलकर अस्थाना इंडस्ट्रीज के बारे में सर्च करने लगी तो अगला पिछला रिकॉर्ड उसके सामने निकल आया था। वो बताने लगी, ऐसा भी क्या इंसान है वो हद दर्जे का बदतमीज, सर से लेकर पांव तक ईगो में डूबा हुआ, अपने आप को जाने क्या समझता है कि अपने सामने अगले को कुछ मानना ही नहीं। अद्विका तो उसे याद करते ही नफरत से भर उठी। पर यार कुछ भी कह ले, पर वो हॉट तो बहुत है। अचानक फोन पर उसकी तस्वीरें देखकर सोहना और सजना आंखें भरती हुई बोली तो अद्विका को गुस्सा आ गया। यू आर टू मच। मतलब अब भी तुम दोनों, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मुझे तो बस उससे अपनी इस इंसल्ट का हिसाब बराबर करना है। अद्विका का दिमाग को शांत हुआ तो वह सोचने लगी, वो कैसे? मैं खुद नहीं जानती, पर इसकी कीमत मैं ज़रूर वसूल करूँगी, वो भी सूद समेत। हाँ, सोचेंगे उसका भी कुछ। चल पहले कुछ खा लेते हैं, तेरे चक्कर में सुबह से भूखे बैठे हैं, कहकर वे जबरन उसे खाना खाने के लिए साथ ले गए। ये तीनों काफ़ी वक्त से साथ में थे। अद्विका अपने कोर्स के बाद अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। वहीं सजना और सुहाना इवेंट प्लानर का कोर्स कर रही थी। सजना सुहाना दोनों कजिन थी। पहले वो दोनों ही रहती थी, फिर अद्विका भी उनकी मंडली में शामिल हो गई। वो कॉलेज के पास वाली हॉस्टल में रूम लेकर रह रही थी, क्योंकि तीनों के पास ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं था कि अलग से किसी फ्लैट में रहें और उन्हें रेंट दे पाएँ, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में बैठने जितने कमरे को भी जगह नहीं मिलती, तो इन तीनों को एक साथ रहने के लिए कमरा कैसे मिलता। दूसरा, आज के माहौल को ध्यान में रखकर वे स्टूडेंट हॉस्टल में वो नॉन स्टूडेंट होने की वजह से ज़्यादा किराया भी देकर सेफ जगह रहना ही सही मानती थी। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत अद्विका को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, जिसका ये रीजन बिल्कुल नहीं था कि वो उस पर असर करके गई थी। नहीं, वो उसकी बराबरी का रवैया, उसकी बात करने का लहजा नहीं भुला पा रहा था। उससे आज तक किसी ने ऐसी बात करने की तो क्या, किसी ने सिर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की थी, और वो अनजान लड़की उसे उसके ही ऑफिस में आकर इतना कुछ बोल गई। इनम मिस्टर अस्थाना, अपने आप को समझते क्या हो? इकलौते हो पूरी दुनिया में, रहना भी कौन चाहेगा यहाँ? उसकी बातें सोच कर ही उसकी दिमाग की नसें तनी जा रही थीं। सर, रितेश जरा तेज बोला तो अद्वैत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। सॉरी सर, वो आप सुन ही नहीं रहे थे तो किसे लाए थे तुम मेरी परमिशन के बिना? वो उसका जिक्र उतने ही गुस्से में कर रहा था। बिना परमिशन ही लाया हूँ आज तक सबको। परमिशन से लाता तो आज ऑफिस में सिर्फ हम दो ही होते, रितेश धीरे धीरे बड़बड़ाया। से इट क्लियर, अद्वैत उसे घूरते हुए बोला। सर, स्नेहा को अचानक जॉब से निकालने के बाद मुझे यही बाकियों से कुछ ठीक लगी थी। बाकी तो आपका ऑफिस और आपका नाम सुनकर यूं ही यहाँ भरे जा रही थी। उसने समझाना चाहा। मुझे फीमेल एम्प्लॉय नहीं चाहिए। वो सुनने को तैयार ना था। सर, इतने कम वक्त में मेल कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल है, फिर उसका आपके आगे टिकना तो नामुमकिन। वो उसके बराबर बोल रहा था। फिर भी वो लड़की सीरियसली, वो भी चुप रहना कहाँ जानता था। सर, वो कोई कोर्स कर रही है इसी फील्ड में, उसे काम समझाने में मुश्किल नहीं होती। इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट भी है, काफ़ी बदतमीज और बेबाक भी। पर सर, मेरे ख्याल से आपकी सेक्रेटरी बनने के काबिल है वो। सॉरी टू से, बट आपने गलत तरीके से बात की उससे। उसका पहला दिन नहीं, पहला कदम था ऑफिस में, और गलती उसकी थी ही नहीं, रॉकी की थी
जिसने उस पर कमेंट पास किया। उसे आपने जॉब से निकाल दिया, वो आपका फैसला था, पर उसके साथ उसे भी। रितेश आगे भी कुछ बोलता पर अद्वैत को सुनना पसंद नहीं था। इनफ, तुम हुए नहीं हो मुझे समझाने वाले। मेरे असिस्टेंट कम दोस्त जाता हो इसलिए तुम यहाँ इतना बोल सकते हो, वरना। वो अचानक ही तेज बोलने लगा। वरना मुझे भी निकाल दोगे सर। वो फिर भी उसके सामने बोलने की हिमाकत रखता था। रितेश, वो टेबल पर हाथ मारकर चीखा। सॉरी सर, बट इस तरह कामयाबी नहीं, अकेलापन ही मिलता जाएगा। उसने आखिरी बातें बड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे बोलना अब जरूरी हो गया। वो फौरन बाहर निकल गया था। इतना वक्त तो उसे भी हो गया था कि वो उसे समझा सकता था। इस पूरे ऑफिस में सिर्फ वही था जिसे उसे उसकी बात रखने का हक दिया हुआ था, पर वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता था। मगर आज अद्वैत का रवैया सच में गलत था उस लड़की के लिए, जो रितेश को सही नहीं लगा। उसने अब तक अद्वैत की हर कड़वी बात को लोगों के सामने शहद मिलाकर दर्शाई थी, तभी उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी। रितेश जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाता ताकि कभी तो वो अपनी गलती माने, मगर उसने ये चीज़ सीखी ही नहीं थी। रितेश को सुबह वाली बात याद आते ही वो उठकर समीर के पास गया और बोला। समीर हितेश की मौसी का लड़का था, इसलिए इस ऑफिस में टिका था, वरना बिना क्वालिफिकेशन के यहाँ कोई नहीं रहता था। हाँ, समीर एलिजिबल था, पर रितेश की रिक्वेस्ट पर उसे ये जॉब मिली थी। रितेश सबसे फ्रेंडली बात करता था, क्योंकि उसका काम यही था कि उसे अद्वैत को संभालना आता था, और सिर्फ वही ये कर पाता था। इसके पीछे भी अद्वैत की कोई पुरानी कड़ी जुड़ी थी, जिसका जिक्र उन दोनों में से कोई भी नहीं करता था। समीर, सॉरी रितेश सर। वो उसका भाई था, पर गुस्से में वो उसे सर ही बुलाता था। आपने मेरी दोस्त को ऐसे बुलाकर फिर उसकी इंसल्ट करके गलत किया। समीर प्रोफेशनल रवैये में आ गया था। मैंने क्या किया, बल्कि मैं अंदर पहुंचता उससे पहले ही अद्वैत सर अपनी कड़वी जुबान खोल चुके थे। वो उसकी बात अपने तरीके से पूरी करते हुए बोला। समीर, सॉरी बट अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप ही तलाशिए अपने अकड़ू बॉस के लिए हाई फाई परफेक्ट और गूंगी सेक्रेटरी को। समीर, वो चला गया था तो उसे कुछ याद आया और वो अद्विका का रिज्यूम देखने लगा, जिस पर उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा था। कुछ सोचकर उसने नंबर सेव किया और चला गया। इसी तरह शाम ढलने को आई थी। रितेश ऑफिस का और अद्वैत की मीटिंग डिटेल्स को संभालता एक दिन में ही परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग तो कैंसिल होते हुए रही थी। उसे एक सेक्रेटरी की तलाश थी जो अद्वैत के शेड्यूल को अच्छी तरह मैनेज कर पाए और उसके साथ रहे। उसने कई नाम शॉर्ट लिस्ट भी किए थे जिनके कल इंटरव्यू लेने थे, पर जाने क्या सोचकर वो उठा और अद्वैत के केबिन पहुंचा। मैं आई कम। अद्वैत बड़ी सी कांच की खिड़की के बाहर ढलते दिन को देख रहा था। सर, मुझे जाना होगा। कोई खास काम? इस पर वो चुप था। दोनों का तालमेल इन सालों में इस तरह का हो चुका था कि दोनों ही एक दूसरे को झेलना और आपस में बैलेंस बनाना सीख गए थे। हाँ, रितेश ने बहुत कोऑपरेट किया था, क्योंकि अद्वैत जैसे जिद्दी इंसान को समझना तो दूर, झेलना इस धरती पर रह रहे जीवों का काम ही नहीं था। ओके, तुम जा सकते हो, वो ठंडे लहजे में बोला और अपनी चेयर पर बैठ गया। पर जाने के पहले आज का पूरा रिकॉर्ड मुझे डेस्क पर चाहिए अभी। सर, नवीन कर रहा है, कुछ देर में फाइल आपके सामने होगी। बट कल उसे भी लीव चाहिए। तो कल जाने कैसे मैनेज होगा? हाँ, लेट मी फाउंड आउट। वो चला गया और जाते हुए बोला, आपकी कल की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवा दी है। किससे पूछकर? वो भौंयें उठाकर बोला, टुमारो 25th। सर, वो नरमी से बोला तो उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। वो वाकई बहुत रूड होने लगा था इन दिनों, मगर उसकी निजी समस्याओं के निदान निकालने में वो इस कदर घुल गया था कि वो ऐसा बनता चला गया। अद्विका तैयार होकर डांस क्लास के लिए निकल चुकी थी। उसे बीते दिन की बातें याद आने लगीं, पर अपनी गलती का एहसास होने लगा कि वह एक मिडिल क्लास लड़की है और उसे उसी हिसाब से सपने देखने चाहिए। वह शायद कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने लगी थी और वक्त ने उसे पहले कदम पर ही पीछे घसीटकर उसे आईना दिखा दिया था। आज सुबह सुबह हॉस्टल के किराए को लेकर
सबके रूम पर नोटिस जा चुके थे। उसने याद किया कि उसने पिछले 3 महीनों का रेंट नहीं दिया था। वह तो सजना और सुहाना थे जो उसे इस बात का एहसास नहीं होने देते थे और उसे खबर लगे बिना ही वह अपनी तरफ से कोई जुगाड़ बैठाकर उसके हिस्से का भी इंतजाम कर देते थे और माहौल हल्का करने के लिए कह देते कि जब तेरे पास पैसे होंगे तो सूद समेत वापस लेंगे हम दोनों। मगर यह भी कब तक चलने वाला था। डांस क्लास की जॉब से ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। उसे अभी अच्छी नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। क्या हुआ जो वो जॉब ना मिली। मैं और इंटरव्यू दूंगी, कहीं तो सिलेक्ट हो जाऊंगी ही। और भोलेनाथ कभी तो मेहरबान होंगे ही। वो खुद को तसल्ली देती हुई ही डांस प्रैक्टिस करवा रही थी। वह जैसे ही डांस सिखाकर बेंच पर बैठने लगी थी कि प्योन ने आकर बताया, मैम आपको मैडम ने ऑफिस में बुलाया है। जी ओके। कहीं इस वाली जॉब को भी किसी की नज़र न लग गई हो। भोलेनाथ, वो बड़बड़ाते हुए उठी और ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मैम आपने मुझे बुलाया। वह अंदर दाखिल होते हुए बोली। यस मिस अद्विका, आपको मिलने कोई आए हैं और वह बाहर वेटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। प्लीज़ अपने गेस्ट देख लीजिए, मैडम ने शालीनता से कहा। मुझसे मिलने कौन आया होगा। मैं सोच में गुम वेटिंग रूम की तरफ बढ़ी और बढ़ते ही उसने सामने देखा तो देखती रह गई और पल भर में गुस्से से भर उठी। सामने पड़े सोफे पर रितेश बैठा था और उसको देखकर खड़ा हो गया। हेलो मिस, वो बात की शुरुआत करता इसके पहले अद्विका का बरस पड़ी। क्यों आए हैं आप। आपके खड़ूस बास ने जो इंसल्ट की थी वह कम पड़ गई थी। वह उस घटना को भूली नहीं थी। नहीं, मैं अपने बॉस को क्लियर करने या उनकी पैरवी करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। फिर क्यों आए हैं यहाँ पर और आपको एड्रेस किसने दिया। वो ताव में आकर बोली। रिज्यूमे फाइल में एड्रेस मिला था। वो नॉर्मल होकर बोला। तब उसे अपनी बेवकूफ़ सवाल पर ध्यान गया। आई नो, सर का रिएक्शन गलत था, काफ़ी हद तक गलत था। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी तरफ से। वो जैसे तैसे शब्द ढूंढ पाया था। आपकी माफ़ी नहीं चाहिए मुझे, उसने दो टूक शब्दों में कहा। जॉब चाहिए, वो भी उसकी कंडीशन अब तक जान चुका था। जी नहीं, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से से बोली और जाने के लिए पलटी। उसी वक्त उसके पास सजना का फ़ोन आ चुका था। जल्दी आ, अद्विका यहाँ पर कुछ सही नहीं चल रहा है। उसकी आवाज़ में घबराहट सुनाई पड़ रही थी। क्या हुआ क्या, तुम पूरी बात बताओ मुझे। अद्विका सुनकर परेशान हो चुकी थी। वो सुहाना। क्या हुआ सुहाना को। वो उसका एक्सीडेंट, कहते उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। क्या। वह सकपकाई सी फुर्ती से बाहर की तरफ जाने को मुड़ी। उससे पहले रितेश ने मदद के लिए पूछा, आप कहाँ जा रही हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए मिस्टर, वो झुंझलाकर बोली। रितेश नहीं माना और उसके साथ चल दिया था। उसे ऑटो मिलने के लिए वेट कर रहा था। बाहर निकलने पर उसे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था और वह घबराई हुई परेशान थी। कभी फ़ोन देखती, कभी कुछ करती। रितेश ने एक बार फिर ऑफ़र किया, मेरे साथ चल सकती हैं आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा जितना आप ऑटो वाले को देते। अदिका को यह बात बुरी नहीं लगी थी। उसे जल्दी से पहुंचना ही था और उसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने हामी भरी और गाड़ी में बैठ गई। कहाँ चलना है, उसने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। हॉस्पिटल। वहाँ क्यों, आपको कहा है उतना काम कीजिए। अद्विका उसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। फिर रितेश भी चुपचाप ड्राइव करने लगा। वे जल्दी हॉस्पिटल आ गए थे। उतरते वक्त अद्विका ने रितेश को पैसे थमाए और फुर्ती से अंदर चली गई। जाने क्या सोचकर रितेश उसके साथ आ गया था, जहाँ पर सजना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सामने अद्विका को देखकर वो उसके गले लग गई थी। रितेश पास खड़ा सब देख रहा था। क्या हुआ सुहाना को, अचानक एक्सीडेंट कैसे। अद्विका उसे चुप करवाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, हमें देर हो रही थी इसलिए मैं वेन्यू पर पहले पहुंच गई थी और पीछे वो पहुंचने वाली थी कि अचानक उसके फ़ोन से कॉल आया और सामने वाले ने उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया। ऑटो वाला ट्रक वाले के टक्कर मारते बचा था, जिससे बैलेंस बिगड़ा और वो बाहर गिर पड़े। संजना ने बताया। हे भोलेनाथ, बस कुछ बड़ा होने से बचा लीजिएगा। अद्विका हाथ जोड़ने लगी। इतने में डॉक्टर ने बाहर आकर बताया,
सुहाना का एक पैर फ्रैक्चर हो चुका था और हाथों पर भी चोट आई थी। शुक्र है कोई बड़ा हादसा होने से टल गया था। दोनों ने राहत की सांस ली और पास ही खड़े रितेश पर नजर डाली, जो दोनों को देख रहा था। तुम गए नहीं अभी तक? अतुका से घूर कर बोली। वो ओके, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। उसके पहले ही उन दोनों के हाथों में हॉस्पिटल का बिल आ चुका था, जिसे देखकर दोनों ने अपना सिर पकड़ लिया। उनसे उनका रेंट तक तो भरा नहीं जाता, अब वह बिल कहाँ से चुकाएंगी? संजना समझदार थी, उसे पता था कि अद्विका उसूलों वाली लड़की थी। वह कहीं से भी पैसे अरेंज करके उनकी मुश्किल हल कर देगी, पर वह भी उसके लिए मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि उसे खुद पैसों की ज़रूरत है, ऐसे में वो उस पर और प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। पेपर मोड़ते हुए नज़र चुराकर बोलने लगी, हम दोनों कुछ दिन घर जाने की सोच रहे हैं और अब तो जाना ही पड़ेगा। घर पर सही देखभाल भी हो जाएगी। और उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही अद्विका बोली, और मुझसे पैसे लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, यही ना? अद्विका, ऐसी बात नहीं है यार, मैं समझती नहीं हूँ क्या तुम्हें? तेरी समझदारी 3 सालों से देख रही हूँ, मौके पर ही दिमाग चलाती है ना तू। सही जगह तो तूने दिमाग चलाया है ना आज। देख अद्विका, मैं कुछ गलत भी नहीं कह रही, हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बहनों जैसे हैं, और तू इस वक्त में मदद कर भी देगी, पर मैं जानती नहीं क्या सब। खैर छोड़ो, बेहतर होगा कि हम दोनों घर पर जाकर आ जाएं, और तू यहाँ पर अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब देख ले। परेशान मत हो, वहाँ रहकर दोस्ती नहीं टूटेगी। अपने आप को अकेला मत समझना। वो लगभग फैसला सुना चुकी थी और अद्विका शर्मिंदगी से अपनी गर्दन। रितेश आगे के कोने में खड़ा सब सुन चुका था और फिर दबे पांव वापस लौट गया था। उसे कुछ बातें समझ आ चुकी थीं। उसने उसी वक्त कुछ तय किया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सुहाना को होश आ चुका था। वह एक्सीडेंट के बाद भी बेहोश लेटी थी। अद्विका उसे देखकर इमोशनल हो गई थी। पागल लड़की, अपना ध्यान नहीं रखा जाता तुझसे? कहाँ जाने की जल्दी थी इतनी? वो उसके गले लगकर बोली, मैं ठीक हूँ यार, बस लकड़ी होने से बच गई। वह जबरन मुस्कुराई थी। सुहाना, मैंने तय किया है कि तुम्हारा जब तक प्लास्टर नहीं खुल जाता, हम कुछ दिनों के लिए घर हो आते हैं, क्योंकि तुझे बेड रेस्ट बताया गया है। संजना उसके पास बैठती हुई बोली। ऐसे अचानक? सुहाना समझी नहीं। संजना ने उसे समझाने के लिए उसकी तरफ आंखें निकाल ली थीं, मगर अद्विका ने यह देख लिया था। फिर तुम दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ, कहकर संजना बाहर चली गई और बाहर आकर ट्रेन रिजर्वेशन कराने लगी। अभी सुबह के लिए उन दोनों का जाना तय हुआ था, पर रात को भी वो लोग हॉस्पिटल में ही रुके थे। शाम को अद्विका घर आई थी सुहाना के कपड़े लेने के लिए। उनकी मुसीबत में वो काम नहीं आ पाई थी, इसका मलाल था उसे। काश किसी तरह वो उसकी मदद करके उन्हें यहीं रोक लेती। तभी उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से फ्लैश हो रहा था। उसने एक दो बारी तो यूं ही कट कर दिया, लेकिन तीसरी बारी पर वह रिसीव करके चिल्लाने लगी, क्या है, क्या चाहिए? मिस अद्विका, मैं रितेश। उसकी तरफ से आवाज आई। हाथ दर्जे के चिपकू बंदे हो यार, क्या हो गया है, क्या चाहिए? वो झुंझलाकर बोली, मिस अद्विका, मेरी एक प्रॉब्लम है। मुझे एक बात का अगर रिग्रेट हो जाता है तो मैं उसे सॉल्व किए बगैर नहीं रह पाता हूँ। वो संजीदगी से बोला, हाँ ठीक है, कर दिया उसकी गलती को माफ, अब पीछा छोड़िए मेरा। उसने पल्ला झाड़ते हुए फ़ोन रखना चाहा। मुझे बॉस के लिए सेक्रेटरी की ज़रूरत है और आपको इस जॉब की, है ना? वो फ़ोन रखने वाली थी कि उसके कानों में यह बात पड़ी। कहना क्या चाहते हो? दरअसल मैंने हॉस्पिटल में तुम लोगों की बातें सुन ली थी। वो धीरे से बोला। तो? अद्विका अब भी समझ नहीं पा रही थी। तुम जॉब पर हायर की जा चुकी हो, वो लगभग फैसला सुनाते हुए बोला। और मुझ पर यह एहसान क्यों? उसने अपने शक को दूर करने के लिए पूछा। क्योंकि गलती हमारी तरफ से हुई। सर का रूट बिहेवियर भी वाकई में बहुत गलत था। और दूसरी बात, मेरे ऑफर को या मुझे उस वे में मत लेना। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती तब भी मैं यह करता। एक्चुअली मेरी यही प्रॉब्लम है, जब तक मैं अपना गिल्ट दूर ना कर लूँ मुझे चैन नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, आई फील वेरी बैड। वो अपनी बात कह चुका था ताकि अद्विका के मन में कोई संशय ना रहे। भाई सब सुनकर भी दूसरी तरफ सन्नाटा था। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ऑफर है,
तुम सुबह मुझे ऑफिस में मिल सकती हो, उसने लास्ट में कहा और उसकी चुप्पी सुनकर और फ़ोन रख दिया। अद्विका सोच में पड़ गई थी। उसे रितेश की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वह उसे इतना फोर्स क्यों किए जा रहा था? क्या वजह थी उसके पीछे? इन हाई प्रोफाइल ऑफिस के बारे में वो अभी कुछ नहीं जानती थी। कहीं वो उसके किसी ट्रैप में ना फंस जाए, या वो अकड़ू अद्वैत कोई प्लान ना बना रहा हो। इस वक्त अद्विका के दिमाग में सारे उटपटांग ख्याल आ चुके थे। उसे समीर से इस बारे में पूछना होगा, मगर अभी उसे हॉस्पिटल जाना था। वह उस बात को किनारे कर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।